हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान जो इस वक्त हालत जंग में है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इसके अलावा ईरान ने गल्फ़ एरियाज़ पर हमला कर दिया है। ये क्या चल रहा है? ये किस तरफ जा रहे हैं हालात मुल्क के इंटरनेशनल स्केल पर? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है इन तमाम हालात के दौरान? सूरत-ए-हाल क्या है वो जानते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी जारी है। वो अपडेट्स भी आपके साथ साथ-साथ शेयर करेंगे। लेकिन डॉक्टर नबीहा अली खान और मिस्टर हारिस खोकर जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, उनके दरमियान जो कुछ क्लैशेज़ थे, सुना था कि अब रिकंसाइल कर लिया दोनों ने। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात कर लेते हैं हालत जंग की। पहले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान बताएँ क्या हालात हैं? दूसरी जानब ईरान, इज़राइल, गल्फ़ एरियाज़ चल क्या रहा है आखिर? उसमें ये है कि पाकिस्तान तो बददस्तूर जो है अफ़गानिस्तान पे पूरा एक जिसको कहते हैं कि जंगी चेक रखे हुए है और अब उधर से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। ठीक। उनके जो सीनियर वज़ीर और स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह, उन्होंने अब टेबल टॉक की बातें शुरू कर दी हैं। ये वो उस टेबल टॉक की बात उन्होंने शुरू कर दी है जो पाकिस्तान बड़े अरसे से इनको समझा रहा था कि आप जो है ना मुज़ाकरात, हाँ, अब जाके इंसान माने। इंसान के बच्चे बने, हाँ जी। ठीक है? और ये आप हरकतें अपनी छोड़ें और ये रंगबाज़ियाँ छोड़ें, आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? और अगर आप अमरीकी डॉलरों के लिए या भारतीय डॉलर्स के लिए ये कर रहे हैं, तो आप थोड़ा होश के नाखुन लें। इनको बारहा ये बात समझाई जाती रही। अब ये सूरत-ए-हाल है आज की कि ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ जो जारी है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का, उसमें पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान रजीम की बिला इख्तियार जारियत के ख़िलाफ़ ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ बददस्तूर जारी, जिस ठीक, वक़्त हम बात कर अभी भी चल रही जी, हैं। जारी हैं जी। उसके बाद ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार में अफ़गान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। ज़बरदस्त। ये आज की सूरत-ए-हाल है। फुल टाइम पाक रिटेलिएशन चल रहा है पाकिस्तान की जानिब से। बिल्कुल, पाक फ़िज़ाइया ज़बरदस्त। ने नंगरहार में अफ़गान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया है। और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस आलमी कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ अफ़गान फ़ौजी जो अहदाफ हैं उसको निशाना बना रहे हैं। यानी कि इतना एक जिसको कहते हैं परहेज़ी अटैक चल रहे हैं कि जो एक पब्लिक प्लेसेस हैं उनको बचाया जा रहा है ताकि आम जो लोग हैं वहाँ के उनका कोई नुकसान ना हो, जानी जानी नुकसान ना हो। हाँ जी, नुकसान ना हो बिल्कुल। या वो ज़ख्मी ना हो। इसके अलावा ये है जी ऑपरेशन ज़रबुल हक़ जारी है और अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। ये भी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है और पाक फ़ौज की तरफ से भारी जानी व माली नुकसान उठाने के बाद अफ़गान तालिबान सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। वो जो है ना सोशल मीडिया पर कभी जो है ना वो कुछ कर देते हैं, कोई मलबा दिखा देते हैं, कभी कहते हैं कोई जहाज़ गिरा दिया हमने। अब जहाज़ जो है वो वाला तो गिराया जा सकता है जो इनके बच्चे कागज़ का बना के खेलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तान का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। वो जो पहले दिन की 10 या 12 शहादतें हैं जी, जी। और एक जवान जो है वो मिसिंग लापता था। है, हाँ जी। अच्छा, उसकी कोई अपडेट्स उसमें हैं कि लापता है? अभी अभी स्टिल तक मिसिंग? उस हवाले से सिक्योरिटीज़ राय से हमें कुछ ऐसा मौसूल नहीं हुआ। जी, अच्छा, उसके बाद जो है ना सूरत-ए-हाल अब ये है कि वो ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है फितरतुल ख़वारिज ने जहन्नुम वासिल होने की, वो 300 से ऊपर चली गई है तादाद। रात कल सहरी तक जो है वो 297 तक पहुँची थी ये तादाद। अब जो है 300 क्रॉस कर गई है। और जो जो हमारे पाकिस्तानी अफ़वाज के और फ़ज़ाइया के जो हमले हैं, उसके दौरान ये टारगेटेड अटैक थे ये सारे के सारे। जी, ये काबुल में उनका जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर है वो भी तबाह कर दिया गया है। नंगरहार का मैंने अभी आपको बताया और 18 कब्ज़े किए हैं नहीं वो पाकिस्तान ज़्यादा ने। वो भी बढ़ गई। हाँ जी, वही भर गए वो होंगे अब तादाद दूसरी वो जो मैंने आपको पोस्टें बताई थी, चौकियाँ बताई थी वो 18 अब तो वो दर्जनों दर्जनों से ज़्यादा होंगी। चौकियों पे और पोस्टों पे पाकिस्तानी अफ़वाज ने कब्ज़ा कर लिया है और बदस्तूर वो कब्ज़ा हुँ, कायम है और वहाँ से ये अनाउंसमेंट हो गई है, ऐलान कर दिया गया कि आएँ, गैरत का मुज़ाहरा करें और आके अपनी पोस्टों, अपनी चौकियों और अपनी प्लेसेस और अपनी बेसिस के कब्ज़े हमसे छुड़वाएँ, वापस ठीक। आके। तो वहाँ पे जो है ना कपड़े छोड़ के भी भागे।
भाग रहे ठीक थे, है? बुज़दिली का और मुज़ाहरा, हाँ हाँ जी। जी, और इनकी शलवारें मिली हैं वहाँ से और परचम जो है इनके वहाँ पे पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए हुँ, हैं इनके परचम उतार के और एक जगह पे वो बड़ा एक जाज़िब-ए-नज़र एक मंज़र था, जब पाकिस्तान के जवान जो हैं, वो एक जगह से एक परचम उतारते हैं, जिस पे ग़ालिबन कलमा जो है वो लिखा हुआ था। तो वो उसको बड़े एहतियात और एहतराम के साथ उतार के और उसको बड़ी एहतियात के साथ दूसरे जवान के हवाले करता है और वो उसको हाथों में उठाता है और वहाँ पे फिर कौमी परचम लहराया जाता है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल और उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब शहरी मुसलमान शहरी हैं। आबादियों को जो है हुँ, वो महफ़ूज़ बचाना रखा गया है, मकसूद है हाँ जी। फ़ौज पाकिस्तान का कि बहुत वहाँ अच्छी कोई इस बात तरह है, की अच्छा ज़बरदस्त। एक जो बड़ी खौफ़नाक सूरत-ए-हाल का सामना है अब इन तालिबान को, वो ये है कि इत्तलात आ रही हैं कि इंटरनली भी इनको इश्यूज़ फ़ेस करना पड़ा है और लोग खड़े हो गए हैं अफ़गानी और पुरअमन रहने के ख़्वाहिशमंद जो अफ़गानी हैं वो खड़े हो गए हैं एहतजाज शुरू हो और गया उन्होंने इंटरनल। एहतजाज शुरू कर दिया है कि और इससे जो मौजूदा रजीम है, वो शदीद उनका इक़्तिदार जो है वो ख़तरे में लग रहा है। और ये भी इत्तला मिली है कि इनका जो सदारती महल है, उस पे भी कोई अटैक हुआ। वो अटैक जो है, वो कम अज़ कम पाकिस्तानी फ़ोर्सेज़ की तरफ से नहीं है, इत्तलात नहीं है। सदारती महल के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की आवाज़ें सुनी गईं। अंदर ही जी, जी। इंटरनल प्रेमिसेस पे, एग्ज़ैक्टली ठीक है। अफ़गानिस्तान का जो रेज़िडेंशियल सदारती जो महल है, हाँ ये जो जी, अफ़गान रजीम जिस पे काबिज़ है, वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई है। उनकी कुछ वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया पे है और सैटेलाइट मीडिया पे दिखाई जा रही हैं। ये तो सूरत-ए-हाल है अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान का मुकम्मल जिसको कहते हैं कि इस वक़्त पूरी ग्रिप है, पूरा होल्ड है और रेकी के बाद जहाँ-जहाँ इत्तलात मिल रही हैं कि वहाँ पे अभी फ़ितरतुल ख़ारिज कहीं बाकी हैं, छुपे हैं टारगेट के साथ जारी है। एग्ज़ैक्टली उनको टारगेट किया जा रहा है। सर ज़बरदस्त फ़ौज की जब बात करते हैं तो किस तरह से बेहतरीन काम करिए, अपनी जान कुर्बान करके पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करिए सरहद ज़मीन की और हम शहरियों के लिए किस तरह हमें मालूम भी नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। ज़बरदस्त हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान आर्मी, तमाम शहरी और ये वाली जो बात हाँ आप कर जी, रही हैं ना, हमें मालूम इस भी नहीं वक़्त होता। अगर बड़े आराम से चाय, कॉफ़ी के कॉफ़ी, कप रख के और पॉडकास्ट चल हम रहा ये है, पॉडकास्ट कर अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं, रब्बिल ये रमज़ान आलमीन। ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं, आराम से सहरो अफ़तार कर रहे हैं मुल्क भर के हर हिस्से में, हर सूबे में, हर शहर में, हर गाँव में, हर इलाके में। तो उसकी वजह सिर्फ़ वाज पाकिस्तान है। और आपने जो वाक़या बताया कि किस तरह से वो लोग मिस्टर कर्नल अ अ, शहज़ादा या गुलफ़राज़ गुलफराज़ की बात कर रही हैं जी, शहीद की वो कितनी कि किस तरह से ये लोग मुश्किल से मैनेज कर रहे होते हैं जो है ना अपनी ड्यूटी मैनेज पे। कर रहे हैं और अपनी जानों पे खेल के जो है ना वो हमारी ज़बरदस्त, सिक्योरिटी को और अमन-ओ-अमान को यकीनी बना रहे हैं। तो हम इस वक़्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इतने आराम से और पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक़्त मैच देख रही है बिकॉज़ ऑफ देम और अल्लाह के अगली बाद सहरी का तैयारी हो रही है, तरावियाँ हो रही हैं और मसाजिद की सिक्योरिटी, इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी, मज़हबी मकामात की सिक्योरिटी, शहरों की, मार्केटों की सिक्योरिटी को यकीनी अगर किसी ने बना रखा है, तो वो हमारी अफ़वाज और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने बना रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। सर ईरान की बताएँ ईरान और इज़राइल के आपके दरमियान में मुज़ाकरात भी यूएसए भी बीच में आया मीडिएटर बनकर, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की भी कोशिश थी पीसमेकर के का रोल निभाएँ और कुछ मुज़ाकरात या कुछ टेबल टॉक हो जाए। लेकिन अब ईरान भी अपनी जगह पे बिल्कुल रिजिड था स्टांस इसका और इज़राइल की तरफ से भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्लियर क्या है उनका स्टांस, क्या ये वाक़ई कॉल ऑफ करेंगे या नहीं? अब तो जंग की सूरत फिर से दोबारा हम कह सकते हैं कि आ गई है मंज़र-ए-आम पर। ईरान गल्फ़ पे कर रहा है, उसमें इज़राइल ये है ईरान कि पे कर देखें, रहा है। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये वाली जो टाइमिंग है ना, उस वक़्त जब पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के साथ जी, एंगेज है एक महदूद अ, एक छोटी जंग में, उसी वक़्त जो है खित्ते में एक दूसरी जंग शुरू हो जाती है और इज़राइल अचानक जो है वो हमला कर देता है। अच्छा अचानक उतना अचानक नहीं कहा जा सकता इसलिए कि इससे पहले इज़राइल में अमेरिकन कौंसल खाना जो है, उसके तमाम जो स्टाफ था अमेरिका उसको वापस बुला रहा है। तेहरान से इसी तरह की मूवमेंट सुनने को मिलती है। इसी तरह की मूवमेंट जो है वो गल्फ़ में सुनने को मिलती है जहाँ-जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं। ये बड़ा ना अजीब-ओ-गरीब सी एक खित्ते की सूरत-ए-हाल बन गई कि इज़राइल जब हमला करता है ईरान पर तो और अमेरिका जो है उसको एप्रिशिएट कर रहा होता है और अमेरिकन उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट और मशावरत जो है वो साबित हो रही होती है, तो ईरान जवाबन जो अटैक करता है वो इज़राइल पर तो अटैक करता ही है।
ईरान इसके साथ-साथ गल्फ के अंदर, अबू धाबी के अंदर, दोहा के अंदर, बहरीन के अंदर और गल्फ ममालिक में जी, जहां-जहां अमेरिकन अड्डे हैं, जिनको बेसिस कहा जाता है, ईरान वहां पे हमले शुरू कर देता है। अब ये एक बड़ी पेचीदा प्लान सूरत-ए-हाल। अब ईरान के पास जवाब ये है कि ईरान तो अमेरिकन बेसिस पे हमले कर रहा है। ईरान तो जो है उस दोस्त मुस्लिम मुल्क पे हमला नहीं कर रहा, मगर वो बेस चूंकि उस मुल्क के अंदर है, रेंटे बेसिस, इनको हम कहते हैं रेंटे अड्डे। जैसे अमेरिका के हाँ जो जी, देखें, ये कोई किसी सवाब के उससे नजरिए से तो वो अड्डे नहीं बनवाए ना, ये रेंटे अड्डे हैं। राइट, इसका अमेरिका पे करता है उन कंट्रीज को जहां जहां वो अपने अड्डे बनाता है, वहां डॉलर्स में उनकी पेमेंट की जाती है, सौदेबाजी होती है। फिर ही आप वो अमेरिका को या ऐसे किसी मुल्क को अपने कंट्री के अंदर, अपने शहरों के अंदर आप अड्डे बनाने की इजाज़त देते हैं। तो मसला ये है कि अब इस पेचीदा सूरत-ए-हाल में ईरान जो टारगेट कर सकता है, तो ईरान उन अड्डों को ही टारगेट कर सकता है। ईरान ज़ाहिर है कि ईरान के लिए अमेरिका पे अटैक करना या न्यूयॉर्क पे हमला करना या वाशिंगटन पे हमला करना मुश्किल काम है। एक इतना फ़ासला है ईरान का अमेरिका से। तो जब अमेरिका को कोई रिटेलिएट करना है या रद्द-ए-अमल शो करना है, तो वो ये बेसिस ही ईरान के लिए आसान हदफ हैं। तो ईरान ने वहाँ पे हमले शुरू कर दिए। तो गल्फ़ की सूरत-ए-हाल इस वक़्त बड़ी अजीबो-गरीब है। जब हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पॉडकास्ट की, तो ये भी इत्तला आ रही थी, मुझे बता रहे थे कि शायद यूएई के अंदर भी कुछ धमाके सुने गए। अब वो धमाके इन्हीं जंगी हाँ सूरत-ए-हाल जी, बिल्कुल, के उसमें कॉन्टेस्ट में हैं, या वहाँ पे कोई सिलेंडर धमाका है या कोई मिसाइल गिर रहा है, क्या वहाँ की ये सूरत-ए-हाल है? बहरीन की मैंने आपको सूरत-ए-हाल इससे पहले बताई, मैंने दोहा की आपको सूरत-ए-हाल बताई, अबू धाबी की सूरत-ए-हाल बताई, जहाँ पे ईरान ने अमेरिकन अड्डों पे हमले करना शुरू कर दिए थे दिन की रोशनी में। ठीक है जी। अब जो है सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका और इसराइल जो है अमरीकी व इसराइली जारहीत के बाद ईरान की इसराइल और खलीजी ममालिक में फौजी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। आयतुल्लाह खामनाई के दफातर के करीब इब्तदाई हमला किया गया, सदारती दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। प्रेसिडेंट ईरान और सुप्रीम लीडर जो है उन पे अटैक किए गए सबसे पहले। जो रैकी के मुताबिक उन्हें ये इतलात थी कि यहाँ-यहाँ वो मौजूद हैं, उन्हें हुँ, टारगेट किया गया और जी, उनका टारगेट यही 2 शख्सियात हैं और दोनों में पहले नंबर पे सुप्रीम लीडर हैं, जिसपे वो पहले भी जिनकी रैकी करते रहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तेहरान समेत कई शहरों में समंदर और फिज़ा से 30 मुकामात पर मिसाइल दागे गए। ईरान ने भी फतह खैबर के नाम से जवाबी हमला कर दिया, जिससे इसराइल धमाकों से गूंज उठा। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। बरतानिया ने वजाहत की है कि बरतानिया इस हमले में शामिल नहीं है। उधर से क्लैरिटी आई। जर्मनी ने कहा है कि वो पहले ही हमले से आगाह था, जबकि यूक्रेनी वजारत खारजा ने ईरानी अवाम की हमायत का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी जी, पहले ही हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल, वो वजारत खारजा ने या उनकी जो मौजूदा रजीम है, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है। उसके बाद बरतानवी खबर रसां इदारे ने रॉयटर्स ने कहा है कि अमरीकी इजरायली हमलों में पासदाराने इनकलाब के कई सीनियर कमांडर और सियासी एहलकार जाँ बहक हो गए। उसके बाद इसराइल का इराक पर भी एक हमला बताया जा रहा है। अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल ने इराक पर भी हमला कर दिया है। बगदाद में हाशिद शबी पीएमएफ हेडक्वार्टर्स पर इसराइली हमला में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं, जबकि हवाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। तमाम जो है फ्लाइट्स बगदाद में भी उन्होंने कर वो दिया। मनसूख जी, कर दी गई हैं। उसके बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ फतह खैबर के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल पर 75 मिसाइल दागे गए और बैलिस्टिक जो मिसाइलों से हमला किया गया, पूरे इसराइल में सायरन बज गए। इसराइल के शुमाली इलाके हफीफा में धमाकों की आवाजें सुनी गई और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अरब मीडिया के मुताबिक शमाली इसराइल धमाकों से गूंज उठा है। ईरान ने वसी पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल चला दिए और दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाकों की आवाजें सुनी जा रही थी। जब हम प्रोग्राम कर रहे इससे पहले अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में भी धमाके हुए हैं। कतर की फिजाई हदूद में ईरानी मिसाइल तबाह किए गए, वो जो अमरीकी अड्डों पे दागे गए थे।
अबू धाबी में भी जोरदार धमाके हुए हैं, जबकि बहरीन में भी धमाके सुने गए हैं। बहरीन में अमरीकी अड्डे और अमरीकी नेवी के 5वें बेड़े को निशाना बनाया गया। यानी कि सर पूरा जो गल्फ एरिया है, खौफ-ए-हरास वहाँ पर फैल चुका है और एक हालत जंग में ही पूरा का पूरा लपेट में आ चुके हैं। और ये सब रमज़ानुल मुबारक में हो और रहा है। सब रमज़ान मुबारक में हो रहा है कि एक ट्रायंगल सा चल रहा है। इज़राइल, इराक, बगदाद में जो हुआ, फिर ईरान, गल्फ एरियाज़ में कर रहा है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। मतलब आप देखिए खित्ते की एक जंग ही चल रही है, पैरेलल साइड बाय साइड। अब यहाँ पे कुछ मुनाफ़िकीन और मुल्क दुश्मनों सो कॉल्ड ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स कहीं न कहीं जो है ना इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि इंडिया बराह रास्त इस जंग में कब कूद सकता है। ख़ास तौर पे पाक अफ़गान सूरत-ए-हाल में। एक ये भी है। अब यहाँ ये है कि ये तो एक निचले दर्जे की जंग है जो अफ़गानिस्तान के साथ जारी है। बिल्कुल, इंडिया 10 मई की एक इससे बड़ी जंग जो है वो फेस कर चुका है और उसमें ट्रू। मार खा चुका है और पूरी दुनिया में एक जो है ना वो कलंक का टीका आज भी नरेंद्र 10 मोदी महीने के पहले, माथे बिल्कुल पे है। दुरुस्त। तो अब इस तरह की भी सूरत हाल है। उसके बाद ये है कि कतरियाती जो नशरियाती इदारे के मुताबिक कुवैत में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी और अबू धाबी और दुबई में भी मज़ीद धमाके हुए हैं। ईरान हुकाम ने तस्दीक की है कि ईरान के जवाबी वार में 5 अहम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल बरसाए गए हैं। ये तो अब ईरान कमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है। निशाना बनने वाले अड्डों में अल उदीद एयरबेस कतर, इस्लामिया बेस कुवैत शामिल है। अब देखें ना कि इस्लामिया अमेरिका बेस ने भी कुवैत, पूरा गल्फ जो है वो किराए पे लिया हुआ है सारे और हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर। और रेंटे अड्डे जो हैं वो कायम कर रखे हैं। अब मसला ये है कि आपके दोहा जैसी सिटी में, रियाद जैसी सिटी में, यूएई जैसी कंट्री में, अबू धाबी जैसी अ, सिटी में जब इस तरह की खौफ-ओ-हरास की सूरत-ए-हाल होती है, आपका जो है वो एयरलाइन्स जो हैं, फ्लाइट्स मुतासर होती हैं, आपके एयरपोर्ट्स बंद करने पड़ते हैं, आपको जो है ना वहाँ पे मार्केटें बंद करना पड़ती हैं, आपको पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को निकलने से मना करना पड़ता है, इस तरह की अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, खौफ-ओ-हरास फैल जाता है, तो आपकी जो है ना मईशत वो बर्बादी के दहाने पे आ जाती है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो कोलैप्स कर जाती है और वहाँ पे फिर वो उस वक़्त से डरें कि जब लोग वहाँ पे खड़े हो जाएँ कि आपने ये अड्डे क्यों दिए हमारे मुल्क मुल्क को, जब सऊदी अरेबिया की ईरान से बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं, जब कतर की ईरान से बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं, जब यूएई की ईरान से बराह रास्त कोई लड़ाई नहीं है, जब अबू धाबी की कोई लड़ाई नहीं, बहरीन की कोई लड़ाई नहीं। तो फिर इन कंट्रीज़ में इस तरह की जो है ना मिसाइल बाज़ी जो है, वो क्यों हो रही है? बिल्कुल, वहाँ पे हमले क्यों किए जा रहे हैं? इसलिए कि इन कंट्रीज़ के मौजूदा जो हुक्मरान है, मौजूदा जो रजीम है, उन्होंने अमेरिका को इजाज़त दी वहाँ पे अड्डे बनाने और उधर अमेरिका और इज़राइल पंगा ले रहे हैं ईरान के साथ। असल वजह ये है। अच्छा, अब ये हुआ कि यूएई में भी ईरानी मिसाइलों का निशाना बना है। ये तकरीबन कोई अल ज़फ़र एयरबेस बताई जाती है, जो यूएई में मौजूद है। उसके बाद अमरीकी अड्डा, बहरीन और किंग हुसैन एयरबेस, उर्दन भी शामिल है। उर्दन भी। जी, एग्ज़ैक्टली जहाँ पे ईरानी हमलों के बाद कुवैत, बहरीन, यूएई में सायरन बजते रहे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में एक एशियाई शहरी हलाक भी हो गया, यूएई में। अफ़सोस। अच्छा, बहरीनी हुकाम ने तस्दीक की है कि अमरीकी 5वें बहरी बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी सफारती अमले को पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया। खलीजी ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं, जो मैं पहले आपको बता रहा था। दोहा में मज़ीद धमाके सुने गए हैं, जबकि अबू धाबी के मरकज़ी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाने की इत्तलात मिली। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह ने कहा है कि हमने अमरीका को खबरदार किया था, आपने ऐसा अमल शुरू कर दिया जिसका खात्मा अब आपके इख्तियार में नहीं, तमाम अमरीकी अड्डे ईरान की पहुंच में है। असल मसला ये है, वाशिंगटन पॉइंट। अमेरिका ईरान से दूर है ना, न्यूयॉर्क दूर है, न्यू जर्सी दूर है, एलए ईरान की पहुंच से दूर हो सकता है, मगर अमेरिका के ये खलीजी जो अड्डे हैं, रेंटे अड्डे, नियर टू। ये तो ईरान की पहुंच में हैं और उसकी रेंज में हैं और उन अड्डों तक मार करने वाले मिसाइल
बहुत बड़ी तादाद में ईरान के पास मौजूद हैं और फिर कोई वजह नहीं है, कोई जवाज़ नहीं है, कोई टॉलरेंस नहीं है कि ईरान रिटेलिएट नहीं करे। ईरान अपना रद्द-ए-अमल नहीं देगा और इन अड्डों पे उन मुल्कों की नाराज़गी जो है, उसको देखते हुए वो रिटेलिएट नहीं करेगा। ऐसा अब नहीं है। बात उससे आगे बढ़ गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अमेरिका ने एक बार फिर मुज़ाकराती अमल के दौरान हम पर हमला किया। अमरीकी व इसराइली हमलों में मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी व दिफ़ाई अहदाफ के साथ शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। हुँ। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान अपना दफ़ा जारी रखेगा। खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, उर्दन और कुवैत पर ईरानी हमलों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की। यकीनन। अच्छा, एक गुफ्तगू इसी से रिलेटेड बताइए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हाँ जी। और सऊदी वली अहद की भी हुई है। वो ठीक भी मैं है। आपसे शेयर कर मतलब लेता हूँ। पाकिस्तान भी इस हवाले से कुछ ना कुछ मैं रिस्पॉन्स दे उसमें रहा ये है। है जी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफ़ोन पे गुफ्तगू हुई है। ठीक, इन्हीं सिलसिलों को जी, लेकर। उस बाकी पहले इस पे आ जाते हैं। उसमें जी उन्होंने यानी कि आज के दिन सऊदी अरब के वली अहद और उनके जो है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद से टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इसराइल की जानब से ईरान पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाली संगीन इलाकाई कशीदगी और बाद-अज़ां बाज़ खलीजी ममालिक पर होने वाले अफ़सोसनाक हमलों की शदीद मज़म्मत की है। बनती भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ऐसे इक़दामात ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह बिल्कुल रहे ठीक हैं बात। और सूरत-ए-हाल को मज़ीद बिगाड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत-ए-हाल में सऊदी क़यादत के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान हर हाल में, हर वक़्त, हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी साबित कदम हमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले और इस मरहले में, इस नाज़ुक मरहले पर तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दुआ की कि मकामात मुक़द्दसा रमज़ानुल मुबारक की बरकतों के तुफ़ैल खित्ते में जल्द अज़ जल्द अमन, इस्तेहकाम और हम-आहंगी कायम हो। अच्छा, इसमें एक ना बड़ा अजीब-सा सवाल उठता है। वो सवाल ये है कि आज जो है अगर रियाज़ पे ईरान ने फ़ौजी अड्डे पे हमला किया, तो उसपे पाकिस्तान सॉलिडारिटी कर रहा है। हमारा एक मुआहिदा हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ, दिफ़ाई मुआहिदा। दिफ़ाई मुआहिदा। उस मुआहिदे की तमाम शिक्कें तो शायद हमारे पास नहीं होंगी, लेकिन एक शिक मुझे जो याद है, जो याद बहुत जी। ज़्यादा आ रही है, वो ये है कि एक पे हमला, दोनों पे हमला तसव्वुर किया बराबर जाएगा और होगा। उसका जवाब फिर दोनों देंगे ना, ज़ाहिर-सी बात है। तसव्वुराती तो ये आप मुआहिदा तो नहीं है। हाँ, तो यानी कि आप ये तो अफ़गानिस्तान की हाँ, तरफ आ रहे मसला हैं। ये है कि आज पाकिस्तान सॉलिडारिटी कर रहा है राइट। और जब पाकिस्तान को प्रैक्टिकली अगर डिफेंस करना पड़ता है, ज़रूरत पड़ती है, तो पाकिस्तान वो भी करेगा, एज़ पर एग्रीमेंट। यहाँ मुझे ये सवाल थोड़ा-सा तंग कर रहा है कि जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जारहियत कर रहा है, उस वक़्त एक पर हमला दूसरे पे या कंसीडर होता है। एक पर जारहियत, वो दोनों पर जारहियत तसव्वुर क्यों नहीं की जा रही? अगर अफ़गानिस्तान ये भी वैसे एज़ पर आज़मना चाहिए एग्रीमेंट रिस्पॉन्स इस हवाले से। जो है ना, अगर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की शहरी आबादियों को और मासूम शहरियों को निशाना बनाता है और फ़ितनतुल ख़वारिज बनाते हैं, तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो स्टांस है, उसमें क्लैरिटी कम से कम मुझे तो अभी तक नहीं मिली। अगर अगर आपके पास इस तरह की कोई खबर आपने हो या बात बिल्कुल ठीक की है। हुकूमत पाकिस्तान के पास हो, तो इसको भी ज़रा क्लियर ज़रूर कर दें कि एक पर हमला, दोनों पर दूसरों पे हमला कंसीडर तसव्वुर होता है। किया जाएगा और अगर रियाद में सूरत-ए-हाल कशीदा होती है, तो पाकिस्तान उसको इस्लामाबाद में कशीदगी समझता है, तो फिर अफ़गानिस्तान वाले मामले में एक पर जारहियत, दोनों पर जारहियत तसव्वुर की जानी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने पॉइंट रेज़ की है। अब देखिए ना, ये वही सिचुएशन है जिसमें ज़रूरत है कि अगर डिफेंस माहिदा हुआ हुआ है, तो सऊदी अरब बीच में आए, जंप इन करे इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग पाकिस्तान और एक पेज पर आकर अगेंस्ट
अफ़गानिस्तान है, चलिए अगेंस्ट एनी अदर कंट्री जो कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है? अब एक वाक़या तकलीफ़ दे मैं और आपसे शेयर करता हूँ ईरान का। बताइए। ये गवर्नर तस्नीम के मुताबिक ईरानी शहर मेनाब में लड़कियों के स्कूल पर इसराइल ने बमबारी की और उसके नतीजे में 24 बच्चियाँ और शायद कुछ मेल भी वो जाँ बहक हो गए, सोचनाक बात है। शहीद हो गए, जिनमें ज़्यादातर तालिबात हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद तो वो फरमाए, मासूम आमीन। बच्चियाँ जो हैं वो तालीम हासिल करने के लिए गई हैं और उ उन उस स्कूल पे हमला कर दिया जाता है। जहाद तो वो करें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका, इसराइल ने ईरान के 30 मुकामात को निशाना बनाया। अमेरिकी व इसराइल हमलों की पहली लहर के हदफ ईरानी क़यादत थी, जो मैंने आपको पहले बताया। राइट। प्रेज़िडेंट और सुप्रीम लीडर। इब्तदाई हमला आयतुल्लाह खामनेई के दफ्तर पर किया गया। तेहरान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं। तेहरान की यूनिवर्सिटी स्ट्रीट में मुतअद्दिद मिसाइल गिरे। फौजी मराकज़ और मुकामात पर हमलों के बाद पासदारान इनकलाब के हज़ारों अरकान हलाक या ज़ख्मी। इस अफ़सोसनाक कदर वाक़या है कि एक हर तरफ जंग की सूरत-ए-हाल पैदा हुई हुई है, गल्फ़ को लेके ईरान, इज़राइल और इज़राइल इराक पे, ईरान गल्फ़ इस कदर एरियाज़, अमेरिका शदीद के हेडक्वार्टर्स, हुँ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर सऊदी अरब जो डिफेंस माहिदा है, वो भी क्वेश्चन मार्क बनता है। मतलब कुछ ना क्योस है 2 इंटरनेशनल चीज़ें स्केल मैंने पर। आपको अभी बतानी है। एक तो जो सुप्रीम लीडर सदर जी। के जो है ना वो महल पे किस तरह के अटैक हुए। उससे पहले अमरीकी जो मुज़ाकरात थे ईरान के साथ, वो मैं एक नज़र प्लीज़ आपकी वो बताइए। ये है जी कि अमरीकी और इसराइली हमले में आयतुल्लाह खामनेई के मरकज़ी दफ्तर को निशाना बनाया गया। सदारती दफ्तर पर भी हमला हुआ। तेहरान के बाद अस्फ़हान, कुम, करज, कुरमानशाह में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। इसराइल ने ईरानी शहर पर हमला किया और उसके बाद जोहरी पावर प्लांट को निशाना बनाया। ईरान पर दर्जनों टोमाहॉक मिसाइल बरसाए गए। तेहरान में इंटेलिजेंस की वजारत को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसियों पर भी साइबर हमले किए गए। ईरान के खारिग जजीरे पर भी अमरीकी व इसराइली हमला। चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया। हमला स्कूल और दफ्तरी औकात के दौरान किया गया। 7 मिसाइल सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब के इलाके पर गिरे। और अब बट पाकिस्तान की तरफ से नहीं है ना? प्रेसिडेंशियल जो भी अटैक्स हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कहाँ से आए हैं ये अटैक्स? नहीं, ये मैं ईरानी महल की बात कर रहा हूँ, जो इसराइल ने हमले किए हैं। ठीक, ठीक, ठीक। वो जो आप अफ़गानी महल की अफ़गानिस्तान वो की अलग है, हाँ, अच्छा वो अलग वो है। अलग है। ये तो मैं इज़राइली हमले जो ईरानी सदर के महल पे किए गए। अच्छा वहाँ पे भी हुए हैं। जी, जी, ठीक, ठीक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि एक तो इससे पहले मुज़ाकरात का दौर था। उसमें ये है कि अमेरिका और इसराइल ने जनूबी तेहरान में मुतअद्दिद वज़ारतों के दफ़ातर को निशाना बनाया। ईरान पर समंदर और फ़िज़ा दोनों में हमले किए गए। नूरिस्तान और तबरेज़ में भी धमाके हुए। कुम में 2 बड़े हमले किए गए। कुम में शिया मसलक का सबसे बड़ा मदरसा मौजूद है। ईरानी हुकाम ने कहा है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है, हमला तबाहकुन होगा। ईरानी दफ़ाई निज़ाम इसराइली व अमरीकी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरानी रहबर आला और ईरानी सदर खैरियत से हैं। अच्छा, ये भी इत्तला आई है कि वो जो दोनों उनके लीडर्स हैं, वो महफूज़ हैं। अच्छा, उसके बाद मकबूज़ा बैतुल मक़दस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। उधर भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इज़राइली फ़ौजी हुकाम ने इज़राइल भर में स्कूल बंद कर दिए। हर ठीक है जी। जगह खौफ व हरास और है अवाम प्लीज़। को घर से काम करने की हिदायत की है, वर्क फ्रॉम होम और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई है। इसराइल में भी सायरन बज रहे हैं, यानी कि और सफ़र से गुरेज़ करने की हिदायत की है। सर ये तीसरी आलमी जंग नहीं लगती आपको? तीसरी जो एक नहीं, खित्ते इंटरनेशनल की सूरत-ए-हाल तो इस तरह है। एक तो ये है कि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने शहरियों के लिए ईरान के सफ़र के हवाले से हदायतनामा जारी कर दिया। मतलब अलर्ट कर दी कि अभी हम अपने पाकिस्तानियों को भी बता दें, रिस्की है। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान के हर किस्म के सफ़र से गुरेज़ का मशवरा दे दिया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और चौकस रहने की हिदायत कर दी गई। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सफारती मिशन से राब्ते में रहें। सफारती मिशन के हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए। मामला सेंसिटिव हो चुका है। अब जी ट्रंप का एक बयान वो मैं आपसे शेयर कर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ट्रंप कह अमेरिका रहे ने। हैं और कह रहे हैं कई दिन जारी रह सकता है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हमारा मकसद अमेरिकी अवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना है। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को खत्म कर रहे हैं।
हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले खतरात को ख़त्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। कुछ देर कबल ईरान पर बड़ा फौजी हमला कर दिया है। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की तैयारियां कर रहा था। ये ट्रंप पर। और ईरान तो अपने स्टांस के साथ अभी भी वहीं पे स्टैंड स्टैंड आउट कर रहा है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान पर हमले में अमरीकी भी जान से जा सकते हैं। जो वहाँ पे मौजूद है ना, वो उनकी भी फिर ईरानी पासदार इनकलाब हथियार डालें, आपके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। हम ईरान की बहरिया और मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। हमने ईरान के साथ डील करने की बहुत कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप। ख्याल रहे कि एक रोज कबल ही अमेरिका और ईरान में जनीवा में मुज़ाकरात हुए थे, जिनमें बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इससे पहले भी अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर इस वक्त हमला किया था जब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। यह अमेरिका और इसराइल का 1 साल के दौरान ईरान पर दूसरा हमला है। पीआईए ने खलीजी ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। टू ईरान। खलीजी ममालिक का, अच्छा, खलीजी गल्फ सारा। तमाम गल्फ का ओह! फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अच्छा सर, मुझे ये बताएँ ना, आपको क्या लगता है ये जो सारी मैं बताता हूँ, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत-ए-हाल के बाइस पीआईए ने अपना खलीजी ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है। नॉट सऊदिया, नॉट यूएई, गल्फ बहरीन, एरियाज़? अबू धाबी, पीआई के मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा, कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएँगी। पीआईए के सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी, मगर इनका रूट तब्दील कर दिया गया। परवाज़ें बोइंग 777 तैयारों पर मुंतकिल कर दी गई हैं और तवील रास्ते से मंजिल मकसूद पर पहुंचेंगी। तर्जमान पीए के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन की मजीद बहाली या मुअत्तली का फैसला होगा। फैसला खित्ते की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। अब बताएं। सर, ये जो आप सारी की सारी अपडेट्स दे रहे हैं, पूरे ही मैं कहती हूँ इंटरनेशनल स्केल पर एक जंग का सिलसिला जारी है। ट्रायंगल्स बने हुए हैं मुल्कों के आपस में, और ये क्या लगता है आपको, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा है या देखिए, नहीं? अभी तो ये चिंगारी जो है वो गल्फ और इस खित्ते में और मैं सोचा तो ये था कि गल्फ भी भड़की इसमें है। इन्वॉल्व हो जाएगा। और नहीं, गल्फ जो है ना, वो खुद नहीं है, लेकिन गल्फ ज़ाहिर है की वो जो इन्वॉल्वमेंट है बेसिस है ना वो अमेरिकन। हाँ, हाँ जी। वो आज की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गल्फ का तो वो डिसीजन है जो उन्होंने अड्डे बनाने की इजाज़त दी अमेरिका को, और राइट, अमेरिका के साथ राइट। इसके एवज़ जो है वो मुख्तलिफ डील्स की। और ज़ाहिर है कि वो कमर्शियल डील्स हैं। वो अपनी जो बेसिस और अड्डे जो रेंट पे दिए हैं, ज़ाहिर वो है। अपने फ़ायदे के लिए दिए हैं, लेकिन ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो साइड गए हैं। इफ़ेक्ट्स तो यही ना ऑब्वियसली कि वो ये एक्सेसिबल है बाकी मुल्कों हाँ, के लिए। ये जो है ना, वो ये उनके आप कह सकती हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ईज़ी ये टू एक्सेस है, अब देख लेना। हाँ, ईरान के लिए ईज़ी टू एक्सेस है, बाकी जो बनते इर्द-गिर्द पाकिस्तान भी है, बाकी जो तो है ये ना हाँ जी, इर्द-गिर्द। और उसका नुकसान आज उठाना पड़ रहा है। और आज नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि जब आप बात करते हैं कि लोग यूएई में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिज़नेस करते हैं, अबू धाबी में हुँ। करते हैं, और गल्फ़ के मुख्तलिफ जो है ममालिक में करते हैं। सऊदी अरेबिया जो है मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुक़द्दस सिटीज़ हैं 2 वहाँ पे, मक्का और मदीना ख़ास तौर पे। और आज का रमज़ानुल मुबारक है और वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ा एक टूरिज़्म बिज़नेस है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इस तरह की एक पैनिक, बेयकीनी, खौफ व हरास और बाज़ जानी नुकसान, उसकी इत्तलात आ रही हैं। यूएई में मैंने बताया कि हलाकत हुई है इन्हीं हमलों के हाँ जी, एक नतीजे में। एशियन भी आप एग्ज़ैक्टली। बता रहे हैं, हाँ जी। तो ये है तो एक खौफ़नाक अफ़सोसनाक वाक़या, सूरत-ए-हाल, और ठीक जो है? तो अब ये है कि ईरान के हवाले से भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो सॉलिडैरिटी कर रहे हैं। नई अगर सॉलिडैरिटी की आवाज़ आई तो अभी तक अफ़गानिस्तान के साथ कोई सॉलिडैरिटी करने को तैयार नहीं, क्योंकि दुनिया को पता है। हाँ, खुफ़िया हाथ अफ़गानिस्तान के पीछे वो इंडिया का था और है और रहेगा। खुफ़िया हाथ अफ़गानिस्तान के पीछे इज़राइल का था और है और रहेगा। इसमें हमें कोई अबहम नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी हुकूमत को, हमारे इदारों को वो क्लैरिटी है। तो उसी तमाम तर सूरत-ए-हाल को पेश नज़र रखते हुए ही अपना जो है ना वो लाहे-अमल अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो अपनाए हुए। बिल्कुल ठीक। चलें, देखते हैं, उम्मीद है कि अमन-अमान की सूरत हर जगह पर कायम हो और ये जानी नुकसान ना हो बिल्कुल, और जो मुज़ाकरात हैं वो स्मूथली हो जाएँ, ताकि कोई जंग का सिलसिला जो है और मज़ीद ना आगे एस्केलेट हो। डॉक्टर नबिहा अली खान और मिस्टर हारिस खोकर।
उन दोनों के दरमियान रिकंसिलिएशन तो हो गया था। मज़ीद अपडेट्स बताइए। नहीं, वो असल में ना मेरा ख़्याल है कि डिसइन्फॉर्मेशन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेरी बराह रास्त बात बात हुई हुई थी थी। हारिस कोखर से और अब मैं कहता हूँ कि अब तो उस टीवी चैनल को और उस होस्ट को जो आजकल बहुत डेढ़ से आनी चल रही है, तो अपना सारा माज़ी हाल सब कुछ भूल के और वो उसने घर उजाड़ दिया। ये कलंक जो है, ये कलंक का टीका माह मुक़द्दस की उस मुक़द्दस ट्रांसमिशन में जो गंद हुआ, वो तो अब सारी ज़िंदगी उस औरत के सर ये टीका लग गया। और वो जो है एक वीडियो पैगाम भी जारी कर रही थी और वो आपा, आपा करके बता रही थी कि फ़लाँ ने फ़लाँ का घर उजाड़ दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ का उजाड़ दिया। तो वो रेटिंग के चक्कर में क्योंकि यहाँ पे ये एक औरत थी बेचारी ख्वाजा सरा तुलसी नहीं था कि उसका घर उजड़ जाता। लेकिन उस औरत ने मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि वो घर उजाड़ दिए। बावजूद इसके कि जो उधर की सूरत हाल है नबीहा के ससुराल की, उसकी उनके शौहर की और उनके ससुराल की ख़ास तौर पे और सास और ससुर की, वो तो मेरा नहीं ख़्याल कि 1% भी अब जो है नबीहा को अपने साथ रखने के लिए तैयार होंगे, आमादा होंगे। अच्छा इसमें इत्तला ये है कि कोई पंचायत हुई उनके करीबी दोस्तों में, तो अच्छा मुझे थोड़ा-सा सूरत-हाल रियलाइज़ हो रही थी कि ये मामला इतना सादा नहीं इस वक़्त तो जब हम बात कर रहे हैं अब तो कुल खुला के नबीहा जो है अपने सास-ससुर पे इल्ज़ामात लगा रही है और सास-ससुर अब टीवी चैनल्स पे या यूट्यूबर्स के साथ खुद अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स करवा रही हैं सास और वो कहती हैं वो जारी कर दें आप। और उसमें वो बेपनाह इल्ज़ामात जो हैं वो अपनी बहू पे लगा रहे हैं और बहू सास-ससुर पे लगा रहे हैं। और जो पंचायत हुई है उसमें मुझे इत्तला मिली है कि इस तरह की टर्म एंड कंडीशन तय हुई कि उन्होंने कहा जी आरएस को कहने का मैं अपने माँ-बाप के साथ नहीं रख सकता आपको। एक मौका जो आखिरी और उसने कहा जी नबिया से कहा कि मैं आपको अलहदा रखूँगा और मैं रात 12 बजे आपके पास आया करूँगा, आपके घर और सुबह मैं वापस चला इस पर भी शायद नबीहा ने कोई आमादगी ज़ाहिर की, मगर उसके बाद कोई और मुश्किल शर्तें भी रखी गई। तो अब ये जो दराड़ है, मेरे ख़्याल में ये जो है ना एक पेज ये पढ़ चुका है डिस्पैरिटी। और उसमें जो कील ठोंका, अच्छा ये होना ही था, अच्छा, ये भी मैं आपको वो बताऊँ। वैस वो मिज़ाजों का फ़र्क है, मियाँ-बीवी का दोनों का? ज़ाहिर है और उसके बाद ये है कि चलें हारिस के तो पेरेंट्स हैं, लेकिन नबिया की तरफ से ये एक बात एक जो ब्लड रिलेशन होता है ना, जो को माँ-बाप की सूरत में, बड़े बहन-भाई की सूरत में जो जाके दूसरी फैमिली से और उस फैमिली के बड़ों से बात करता है कोई नेगोशिएट करता है, मुज़ाकरात कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर लेता है, कोई तरला वो मामला नहीं है नबीहा की तरफ और वो जो है ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हुँ। हमारी जो एक कोशिश थी और ख्वाहिश थी और उसपे हमने प्रोग्राम भी किया, तो वो उसके बाद जब हारिस ने मुझे कहा कि जी वो 90% सुलह हो गई है, तो डॉक्टर नबिया का ये मुझे बताना है कि वो कहती है मैं घर गई तो उन्होंने अंदर मुझे दाखिल नहीं होने दिया। सुलह का मामला ये मतलब ये नहीं कि इस घर में आप आ जाओगे, इस घर में दोबारा नहीं आना और गेट से वापस भेज दिया। ये इसका मतलब ये हुआ हुँ। कि ये मामला अब जो है ना अलहदगी की तरफ जा रहा है, जो बज़ाहिर तो हो चुकी है लेकिन आपने कहा था और ना। एक अमली जो है ना एक तहरीर बाकी है ठीक, ठीक। ये घर उजड़ने की और इसमें ये मामला होना इसी तरह से ही था, जो बातें अब अंदर से बाहर आना शुरू हुई सर हैं। है क्या इश्यू? लेकिन इश्यू भी मैंने क्या करना नबीहा ये जानते हैं। कहती हैं कि शादी के बाद जो है ना वो उसकी वो अहमियत नहीं रही हारिस की नज़र में भी और ज़ाहिर है कि दोनों मियाँ-बीवी हैं वो बेहतर बता सकते हैं लेकिन और उसकी ज़िंदगी में जो है ना और ख़वातीन भी हैं और ये वजह है, लेकिन सर ठीक ये है। कोई रीज़न्स तो नहीं है। नहीं रीज़न अगर आप अभी शादी को ज़ेन टाइम कितना ज़ेन हुआ पे है? ज़ोर ना दें और अगर आप फ़ील ना करें तो रीज़न कोई नहीं है। टू बी और ऑनेस्ट अगर आप इसको फ़ील कर लें तो फिर इससे बड़ी रीज़न कोई नहीं है कि अगर कोई तीसरी औरत आ जाए बीच में, फिर इससे बड़ी रीज़न भी कोई नहीं है। तो वो ये तो तो बहुत ऑलरेडी बड़ी उनको रीज़न है, जानती भी थी ये तो 5-6 बहुत बड़ी साल से। रीज़न है। वो तो ऑलरेडी उनको जानती भी थी। और अगर इस तरह की कोई अगर शेड्यूल उनका है, ये नहीं मैं कहती कि वो मे वुमेनाइज़र बी होगी। मैं कह ऑलरेडी रही हूँ वैसे कोई शेड्यूल होगा। ऑलरेडी जो जानना है उसमें उसके हस्बैंड की ये आदात उसके सामने ना हो, इससे पहले इस तरह के वाक़यात ना हों या मे बी कि जब तक हारिस मुखर उससे शादी करना चाह रहा था, तब तक वो
उसके सामने इस तरह की कोई कॉल ना लेता हो, इस तरह की एक्टिविटी ना हुँ। हो और वो लोग मिलते हों तो चंद घंटे के लिए और उसके बाद वो इतना ज़्यादा वक़्त उन्होंने साथ ना गुज़ारा हो। एक जो रूम शेयर करना होता है और उस वक़्त रात के पहर अगर किसी तीसरी खातून की कॉल आ रही है और वो अटेंड उसके सामने कर रहा है, तो बाज़ औक़ात इस तरह के जेस्चर दानिस्ता उस वक़्त भी दिए जाते हैं जब आप चाह रहे हो किसी से अपनी राहें जुदा करना और लड़ाई का जवाज़ पैदा करना। तो वो जो पेरेंट्स की गुफ्तगू है हारिस कोकर के हुँ। वालिद जो हैं काबिल एहतराम और उनकी वालिदा मोहतरमा जो हैं वो उन दोनों की जो गुफ्तगू है वो तो सीधा जो है जिसको कहते हैं ना कि नश्तर जो हैं वो फेंक रही हैं मतलब क्या इल्ज़ामात के और वो कहती है नहीं, वो तो सीधा-सीधा कहती है कि ये तो हमारे बेटे ने ज़िद करके कर लिया, ये तो इस काबिल नहीं है, ये खातून या लड़की के जिसको हम आप एज़ ए बहू एक्सेप्ट करें। वो पहले हमने मजबूरन कर लिया, अब तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते और उन्होंने कहा कि इसने बीच चौराहे हमें बदनाम किया है और हमारे जो है ना जिसको कहते हैं कि घर की जो एक सीक्रेट होते हैं और एक जो इंटरनल इश्यूज़ होते हैं वो टीवी स्क्रीन पे बैठ के कर दिए। तो यहाँ पे वो पहलू है कि वो जो चैंपियन है ना वो होस्ट है शो की चैंपियन आजकल बनी हुई है। तो वो जनाब अली ये उसका रोल यहाँ पे आ गया, घर उजाड़ने वाला रोल और अब ये पूरी दुनिया ने देख लिया कि आप जो है ना वो मेरा बच्चा और आपका दिल पत्थर का है और वो डॉक्टर जो है बाबा जी वाले डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर बाबा जी वाले, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो सारा ट्रैप था और ऑडियो के मतलब वो डॉक्टर का जो बयान आया है, वो कहते हैं कि किसी मकसद के लिए ये ऑडियो भी लीक की गई, किसी मकसद के लिए ये सब कुछ किया गया। तो उस मकसद में ना तो वो बेचारा डॉक्टर शामिल है, ना उस मकसद में ये डॉक्टर नबिया शामिल थी। तो ये सारे का सारा उस ट्रांसमिशन उस प्रोडक्शन और इस पोस्ट का मामला था। और ये हुँ। पिछले साल भी था और वो कहती है मैं तो साल में 12 दफ़ा वायरल होती हूँ। वायरल तो फिर मुझे कहना पड़ेगा माया खलीफा भी बहुत वायरल रही है। अ इस मीडियम में और इस मीडिया पे और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो वो बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। लेकिन वो सर वो जो वायरलिटी है, वो तो फिर कुछ अरसा पहले मैरी बड़ा वायरल था यहाँ पे, वो खातून बड़ी वायरल थी। पूरे पाकिस्तान में और दुनिया में मैरी, मैरी हो रही थी। वायरल तो मैरी भी हो गया था। तो अगर इस तरह किसी का घर उजाड़ के और उसको जो है ना वो आपने फ्रंट ऑफ कैमरा एक बुजुर्ग उसके पेरेंट्स की तजलील करके और ड्रामा करके और इस तरह आपने और अगर ये वाकया ना होता तो शायद रिकवरी हो जाती और शायद ये रिश्ता बच जाता शायद थोड़ा वक्त गुजर जाता और चीजें इतनी जल्दी खराब ना होती तो ये जलती पे जो तेल डाला इस रमजानुल मुबारक में और अफ्तार के जो है ना वो मुकद्दस लम्हात में वो मोहतरमा जो है सर आपकी बात ठीक है। चैंपियन मोहतरमा वायरल मोहतरमा फिजा अली उनका कमाल सर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो नहीं आती ना इस केस को देखकर। देखिए कौन चल के गया उनके शो में, उनका तो रोज़ का काम है, उनको तो चाहिए कोई कंटेंट। चाहे वो डॉक्टर नबिया हो या डॉक्टर सोहेल बड़ाए चो शकीरा हो कोई भी हो डॉक्टर शकीरा हो या हाँ एक्सवाईज़ी हो। कोई भी देखिए हो वो तो उनका प्रोफ़ेशन कोई है। एल्युमिनियम वाला हो कोई सुनिए स्टील फ़िज़ा वाला हो मिस फ़िज़ा है ना, वो तो उनका प्रोफ़ेशन है। कोई सिंध वाला हो अब डॉक्टर नबीहा का उनकी लाहौर वाला हो रमज़ान फेज सिक्स ट्रांसमिशन में वाला हो जाकर कोई नहीं भी हो सर वो चलिए ठीक है ना, वो देखिए वो जो जा रहा है वो क्यों कोकीन जा रहा वाला है? हो कोई उसने आइस खुद भी वाला तो हो देखना है ना। सर जो गया खजूरों उनके वाला हो सर उनके शो में जो गया उसने भी तो ही शी मॉल्टन सी हैज़ टू ब्लॉक थिंक वाला ट्वाइस हो ना। सर सुन लेना आगे, हम्म, जो उनके शो में गया, उसने भी तो 1-2 बार सोचना है ना कि उसने क्या बात करनी है। अब डॉक्टर नबिया हो या डॉक्टर शकीरा हो या कोई भी फ़लाँ हो, उसने भी तो एक बार सोचना है ना सर कि वो कहाँ पे जाके, किस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बात कर और आगे से अगर उसको सामने वाले को अगर कोई क्यू मिल जाए, जर्नलिस्टिक नहीं पॉइंट नहीं ऑफ व्यू से, सर वो बात सेकंड पे आती है ना, पहले डॉक्टर नबिया को नहीं चाहिए कि पर्सनल मैरिटल अफेयर, पर्सनल नहीं मैरिटल तो लाइफ़ जो है नहीं उसको नहीं ज़रा तो नहीं तो सिक्योर रखें। मैं तो डॉक्टर नबिया को मैं डिफेंड नहीं कर रहा आप समझ रहे हैं ये मेरी डॉक्टर बात? नबिया की जो ज़हनी हालत है, मुझे तो उस पे तरस आ रहा है कि वो साइकियाट्रिस्ट है, डॉक्टर है और वो लोगों का ट्रीटमेंट करती है और चलो दर्जनों लोगों को तो डेली वो
अपॉइंटमेंट लेके लोग उससे मिल रहे होते हैं उसके क्लिनिक पे। तो ये तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। उसी वक़्त डॉक्टर नबिया आप जो कह रही हैं, उसको शट अप कॉल दे देनी चाहिए थी कि आपने मेरे सास और ससुर का ज़िक्र नहीं करना, मेरे पेरेंट्स का आपने ज़िक्र सिर्फ़ हारिस खोखर की हद तक आप बात कर लें। और हारिस खोखर को भी ये जो है उसका मेरा ख़्याल है वो जो इश्क है, वो शायद उतर गया, वो जुनून उसका ख़त्म हो गया है और ज़्यादा जल्दी हो गया है, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक। तो उसका जी भर गया है, तो सीधा उसको कहता है कि मैं आपके साथ जो है ना, नहीं चल सकता। हुँ। अब चूँकि ये यूट्यूबर भी हैं और सोशल मीडिया पे हैं, तो वो एक-दूसरे को गंदा करने पे उतर आए हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल है ये चलिए नहीं अब होना क्या कह चाहिए, सकते हैं, वो ये एक नहीं होना जो इनका चाहिए। एक पर्सनल इश्यू है, तो ज़ाहिर है। ये जो कलंक है किसी का घर उजाड़ने का इस साल का एक बेस्ट अवार्ड होता है और इस जो कलंक है, वो इस टीवी एंकर और इस प्रोडक्शन के सर माथे पे है। चलिए अब क्या कहा जा सकता है। जो भी उनके उनके लिए आसानी हो, उनके ये जो मामलात हैं वो स्मूथली एग्ज़ीक्यूट हो और ऑन द अदर साइड सबके लिए एक लेसन है कि इस तरह के कोई भी मामलात अगर टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो उनको ज़रा हिकमत अमली के साथ ही डील किया जाए। एनीवेज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की बात भी कर लेते हैं। वैसे तो हम लाइव ट्रांसमिशन भी कर रहे थे अभी आरएनएन टीवी स्पोर्ट्स चैनल पे और जो पाकिस्तान ने खेला, जो पाकिस्तान ने परफ़ॉर्मेंस दिखाई, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी थी। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मज़ीद क्या अपडेट्स हैं क्योंकि हम पॉडकास्ट में हैं। वो आपने गाना सुना हुआ है, देर लगी आने में तुमको लेकिन फिर भी आए तो। इट असल वाज़ में ना नेवर लेट हम यूँ कह देते हैं। बाबर आज़म को बाहर बिठाने में देर कर दी ना, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, बोर्ड ने और कोच ने। कोच ने बाबर आज़म को टीम से ड्रॉप करने में, बाहर निकालने में देर कर दी। वो मुनीर नियाज़ी कहते हैं ना हमेशा देर कर देता हूँ, किसी प्लेयर को ड्रॉप करने में। तो हम तो कह सकते हैं कि ये बाबर आज़म को पहले ड्रॉप करते इंग्लैंड वाले मैच में, तो पाकिस्तान 20-25 रन ज़्यादा कर लेता और हुँ, आज पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल में होता। हाँ जी, ठीक अच्छा है। फिर जो आगाज़ किया और फ़खर ज़मान जो है वो कह के ट्रांसमिशनों में एक्सपर्ट्स ने, शोएब अख्तर ने, मोहम्मद हफ़ीज़ ने इवन सकलैन मुश्ताक ने सुहेल तनवीर ने, अहमद शहज़ाद अच्छा अहमद शहज़ाद बड़ा वो बोले हैं। उन्होंने तो वार्निंग दे दी मोहसिन नकवी को क्रिकेट बोर्ड को ताबिश हाशमी के ट्रांसमिशन में वहाँ पे मोहम्मद आमिर भी बैठे थे। उन्होंने तो कोई वो वार्निंग ही दे दी ना। उन्होंने कहा ये जो कोच है अगर आपने फ़ारिग ना किया माइक से और उसके बाद शादाब को कप्तान बनाया तो हम पता नहीं क्या कर देंगे और मैं पता नहीं फिर सारी ज़िंदगी मैं मेरी ज़ुबान कोई रोक नहीं सकता, बंद नहीं कर सकता। अच्छा ये इतनी खप पढ़ने के बाद इन्होंने बाबर को ड्रॉप किया, फ़खर ज़मान को ओपन कराई। साइम अयूब अच्छा प्लेयर था, फ़ॉर्म नहीं लग रही, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जो है ना चेंजेस करें और आप दूसरे प्लेयर्स को ले आएँ। आपने जो है ना पहला राउंड भी उसी तरह खेला, सुपर 8 में आके भी आप वो तजुर्बे करते रहे, अपनी मनमानियाँ करते रहे। अब जो है ना इतना अच्छा लग रहा था बाबर आज़म बाहर बैठ के येलो येलो हाँ, वो शर्ट जो रिज़र्व जैकेट है ना स्लीवलेस वो इतनी जच रही थी बाबर आज़म को कि जैसे ये बनी ही बाबर आज़म के लिए। साइम अयूब ने पहनी हुई थी, इतने दोनों प्यारे लग रहे थे। बाहर बैठे जब पानी उठा के अंदर गए, ठीक है? और अंदर जाके शुक्र है मशवरा नहीं दे दिया उन्होंने कोई। वो कोच भी जो आए थे आपको ये ये खतरा था क्या बात ये जो करने पानी आए वाले हैं? प्लेयर जाते हैं ना अंदर ये मशवरा लेके जाते हैं। आपको कि पता है एक ये वर्ल्ड करना है। कप था, जिसमें बड़ा अच्छा चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल या फाइनल था। तो बाहर से पानी आता है और बल्ले की ग्रिप आती है। सईद अनवर को ना वो ग्रिप चेंज करना पड़ती है, ग्रिप जी, चेंज करते हैं, उसके बाद लाइन लग जाती है। तो अभी भी देख लें, जब ये पानी लेके आए हैं और कोच अंदर आया है, उसके बाद लाइन लगी हुई। कोच जो है ना, सबसे पहले इसको फारिग करना वैसे तो पूरे क्रिकेट बोर्ड से कब्जा छुड़वाना चाहिए इस वाली मैनेजमेंट से ना, पूरे क्रिकेट बोर्ड का कब्जा। ये कब्जे में है क्रिकेट बोर्ड, पूरा क्रिकेट बोर्ड कब्जे में है इस वक्त कई सालों से। ये कब्जा छुड़वाना चाहिए, प्रोफेशनल लोगों को लाना टैलेंट वो है। आज जरूरत पड़ी है, एक आपने
प्लान डिज़ाइन किया, उसको एग्ज़ीक्यूट किया, तो 199 पे कोई आउट ही नहीं था हुँ। टी20 मैच में। और वो जो है 88 फ़खर जमान करके जा रहा है और सेंचुरी करके जा रहा है, साहबज़ादा फरहाद दूसरा ओपनर। उसके बाद पीछे आते फिर लाइन लगती। ये जो आपका कैप्टन है टी20 का प्लेयर नहीं, इसके बस की बात नहीं है। ये पता नहीं किसकी पर्ची है, या ऐसे ही कि यार वो बोलता कम है, शरारती नहीं है, चलो इसको कप्तान बना देते हैं, इस तरह नहीं। कप्तान आपने बनाना है सबसे पहले कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस जो है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बाकी सबसे मुनफरद होनी चाहिए। बेहतर खेलने वाला कप्तान होना चाहिए, राइट। दलेर होना चाहिए, बर वक़्त फैसले करने वाला कप्तान चाहिए। ग्रुप जो अंदर बने हुए हैं, उनको खत्म करने की ज़रूरत है टीम के अंदर, ठीक है? और एक बात मैं बड़ी अजीब आपको करने लगा हूँ, ये नहीं करनी चाहिए हमें, यानी कि एक वक़्त में इस तरह का ग्रुप, ये पंजाबियों का ग्रुप है टीम के अंदर, ये पख्तूनों का ग्रुप है। ओह! अच्छा, ग्रुपिंग। जी, जी, जी। इस लेवल की ग्रुपिंग कुछ अरसा पहले तक अच्छा, टीम ऐसे के भी अंदर होगी, थी। ठीक है, ठीक है। इस लेवल की ग्रुपिंग थी, जो कि इंतहाई घटिया जो है ना ग्रुपिंग थी। हुँ। तो अब ये है कि वो बड़ा मुश्किल था, 100 147 के अंदर जो है उनको कंटेन करना। वो तो पाकिस्तान, ज़ाहिर है कि मैच तो पाकिस्तान ये जीत ही जाएगा, ये जीत गया है। लेकिन सेमीफ़ाइनल में पहुँचने का जो ख्वाब था ना, वो चकनाचूर हो, ठीक। उसके पीछे भी ये 230-35 हो सकता था, और ये 250 भी हो सकता था। ये 250 तक भी जा सकते थे। लेकिन वो पीछे लाइन लग गई, फिर आपके सामने आप तो ट्रांसमिशन कर रहे कि जैसे ही वो ओपनर पहला आउट हुआ, उसके बाद रन्स हुए ही नहीं। डाउनफॉल हो गया ना फिर रन्स आप हुए ही नहीं, 199 पे आके स्टक ही हो गया। रन्स हुए ही नहीं उसके बाद। 200 तक पहुँचने के लिए उसके ऊपर भी 2 आउट, वो और फिर 12 जो अलबत्ता अगले बने हैं, 8 विकेट डाउन। ये जो है ना बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट है, आपको नो डाउट। असर-ए-नौ पूरा ढांचा जो है ना वो तब्दील करने की थी। ज़रूरत है। आपको सिलेक्शन कमेटी जो है ना, इनको बिल्कुल पीले फूलों के हार, येलो फूलों के हार पहना के इनको रुखसत करना चाहिए, ठीक है? और इनको हमेशा के लिए खुदा हाफ़िज़ कह देना चाहिए, ठीक है? इनका एक्सपीरियंस, इनकी अकल सब एक्सपोज़ हो गई है। सब पीले इनको फूलों के हाल, वो जो सनफ्लावर कौन से हाल? रेड फूलों के जो गेंदे रोजेज़ के होते हैं ना, फूल। वो तो वेलकमिंग है ना आते हुए। रुखसत करते हुए ना पीले फूल पहनाएँ इनको। इसको कोच को भी पीले फूलों के वो 2-3 जैसे इंडिया में कस्टम अ, है। भाई इंडिया को आप बीच में ना लेके आएँ। ये फूल हमारे हैं, वो तब गेंडे के फूल। मैंने हाँ, गेंदे हाँ, ये हमारे फूल हैं। तो ये गेंडे के फूल पहनाएँ इनको, इनको रुखसत कर दें, इनको खुदा गेंदे हाफ़िज़ कह दें। ये बाबर आज़म को छुट्टी दें कम से कम 2 साल की। इसे कहें आराम से जाके पहले तो जाके शादी-शुदी कर आराम से, ईज़ी हो, ठीक है? ओह! ही इज़ स्टिल अनमैरिड। हाँ। अच्छा, अच्छा। और उसकी भी पीछे लंबी मेरे पास स्टोरी है, वो फिर किसी वक़्त आपको सुनाऊँगा। अब आप बाबर तो आज़म सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। नहीं, हाँ, हाँ, तो सीरीज़ ओके। क्यों नहीं करूँगा? मैं वो आपने एक और सीरीज़ जो फिरदौस स्टार्ट करनी मार्केट थी, वाले सैलून से शुरू करूँगा। मिस्टर अशफाक, जो है उनके बेटे की भी तो सीरीज़ स्टार्ट करनी, मिस्टर अशफाक की अ, सीरीज़ गालिबन आपने यार स्टार्ट करनी ऐसे है। ना करें, देखें आप एकदम से ना मुझे याद आ गया ना, बिल्कुल अनाड़ी शॉट खेल देती हैं, वो एकदम से गलत, उधर चली गई पुठा है। शॉट। आप बाबा जी अशफाक अहमद की बात करती हैं, बाबा जी अशफाक अहमद की मैं सीरीज़ कर रही हूँ, वो डॉक्टर की वजह से, ये डॉक्टर नहीं बेचारा हाँ जी, आपने कहा था खुआर तो हुआ, मैंने कहा चलो रिमाइंड करवा दूँ। फ़िज़ा वाली ट्रांसमिशन में जो खुआर हुआ, उस डॉक्टर हुँ, की वजह से मैंने वो ठीक करनी है। थी। तो अब ये है कि ये क्रिकेट वाला जो मामला है ना, पाकिस्तान पाकिस ये हम इस पे मुकाते हैं श्रीलंका कि जीत इस गया, वक़्त मैं 1 सेकंड बस वो निकल गया हाथ से, अपडेट्स आ गई पाकिस्तान हैं। सेमीफ़ाइनल से बाहर हो गया, उप्स! ठीक है जी। और टेरिबल! अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह! अब इस ग्रुप से जो टीमें आ रही हैं सेमीफ़ाइनल में, मेरिट पे आ रही हैं, तुक्का लगा के, और अफ्तारी के टाइम दुआएँ करवा के तो नहीं आ यानी कि रही। अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, बैग पैक करके नाउ दे आर मूविंग बैक टू पाकिस्तान? दे कमिंग बाई बैक टू रोड आनी पाकिस्तान, चाहिए, राइट? बाई रोड, बाहर नहीं बाई रोड डेवो से बिठाना चाहिए इनको, और इन्हें कहे बाई रोड जाएँ आप, ये पहुँचे 3 दिन में 3 दिन में आ ही पाकिस्तान, जाएँगे हाँ, वहीं से। 3-4 दिन में, इनको बाहर भी ना भेजें। और वैसे भी हुँ। जंगी सूरत-ए-हाल है खित्ते में, इनको ना बाय रोड ही भेज दें। रोड ट्रिप होना चाहिए इनका, हाँ, पता चले कैसी दुनिया है। तो इनका यही बनता है, और अलबत्ता ये है कि साहबज़ादा फरहान ने थोड़े पैसे पूरे करवाएँ, उन्हें विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब ना लोग इसको कोहली कहना शुरू कर देंगे। थोड़े दिनों बाद इन्हें भी खेलना छोड़ देना, क्योंकि मैं तो कोहली बन गया। सर मुझे लगता है अब इन्होंने एक कोहली बाहर बैठ गया ना आपका, हुँ, मिस्टर आप बाबर आपका आज़म। आपका वो कोहली था ना पाकिस्तान, आपने हर येस। वक़्त कोहली से कंपैरिज़न करना, कोहली से। अच्छा, मैं पहले ही कहता था कि वो कपड़ों के कंपैरिज़न में कहते हैं कि ये उसकी तरह के कपड़े पहनता है बाबर आज़म।
खेलना तो उस कोहली की तरह नहीं आया बाबर आज़म। साइम अयूब को बाहर बिठाया हुआ है। अभी उसकी बहुत एज है, बड़ा करियर है। वो लंदन में जब से इलाज करवा के आया ना, सेल्फियाँ बनाई हैं मॉडलों के साथ खवातीन के, वो भी उसकी भी गेम चलेगी। तो अब ये जो है ना, कप्तान आपका चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान कप्तान हो सकता है। ठीक है? नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि और आज जो इन दोनों को खिलाया गया है, वो इसीलिए कि इन्होंने वापस तो आना ही है और ये हाँ, लोग क्वालीफाई तो कर नहीं पाएँगे, हाँ। तो कहीं से थोड़ा कॉम्पेंसेट और इवन कर सके, देखो ना, स्मूथ कर सके शहरियों को, मिस जो आप एक फैन्स हैं। बैटिंग वाला जो आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपने 200 प्लस कर दिए, हुँ, इन चेंजेस और से। 8 विकेटें गिरी हैं 12 हाँ, रन्स के अंदर। हाँ, इन कैन यू चेंजेस इमेजिन? मिडल ऑर्डर कोलैप्स कर गया ना। जी, अभी मिडल ऑर्डर में और चेंजेस होना बाकी ना। जब सलमान अली आगा से कप्तानी खत्म होगी तो सलमान अली आगा टीम से भी फारिग होगा ना, बात समझे आप। तो मिडल ऑर्डर आपका फिर और इंडक्ट होगा लड़का, तो मिडल ऑर्डर आपका बेहतर हो जाएगा। ऊपर ओपन अब यही रखें, फखर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, फखर एंड साहबजादा, और उसके बाद पीछे जो है ना, ये सलमान अली आगा को भी छुट्टी दें, रेस्ट करें जाके ये, और च्युइंगम चबाए, और उसके बाद जो है ना, उसकी जगह बड़े लड़के पड़े हुए हैं, उनको ले आए। वो बहुत बड़ा टैलेंट है। T20 में वो आसिफ अली बड़ा हार्ड हिटर है। सर एक टी20 ओवर में में 24 हाँ जी, उसने मार के मैच जितवाया आपको। नेशनल की बात करें। हाँ जी। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की सूरत हाल अलबत्ता ये ऐसी जीत है जो हार है। आप उससे बाहर हो गए हैं वर्ल्ड कप से। सेमीफाइनल्स तक नहीं आप जा सके। एग्ज़ैक्टली, और अगली जो है ना, खबर ये है कि अब बाकी जो मैचेज़ हैं सेमीफ़ाइनल और फाइनल, अब वो इंडिया शिफ्ट हो जाएँगे, पाकिस्तान की इस एग्ज़िट के बाद। हुँ, तो चलें, चलें लेट्स सी चलें अब क्या इंडिया के कर साथ क्या सकते होता हैं। है, वो उसका एक मैच वेस्ट इंडीज़ से बाकी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इंडिया की क्या हो सकती है आपको क्या वो वो उन्होंने कोई करना नहीं, भी वो अपने अपने खेल में वो गैरतमंद है, वो पहुँच जाएँगे। दे प्ले एज़ अ नेशन। यस, वो पहुँच जाएँगे। मैं हुँ, आपको एडवांस बता रहा हूँ, इंडिया सेमीफ़ाइनल में इंडिया तो फिर पहुँच जाएगा, इंडिया है वो पहुँच इन जाएगा। टर्म्स ऑफ क्रिकेट। हाँ, फिर आप चलें, कहानियाँ सुनाएँगे क्योंकि वहाँ मैच था, उन्होंने मैनेज कर लिया, तो आप भी मैनेज कर लें। खेल तो फिर इसी तरह होता है, हाँ जी, मैनेज भी करना बिल्कुल। पड़ता है, खेलना भी पड़ता है, और जो है ना, वो लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है, तो आप भी कर लें, आपके किसी ने हाथ बाँधे हुए हैं। Thank you, sir, for being here today and casting light on important issues. Whereas, thank you guys for watching us. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.